गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संजय कुमार, एक्सटेंशन लेक्चरर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, बारडा, चरखी दादरी, हरियाणा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ एरियल फोटोग्राफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि वायु फोटो के जो आधार है उसके जो मुख्य आधार है वो नंबर 1 है आकार, साइज। वायु फोटो अर्थात प्रतिबिंब में वस्तुओं का आकार उसकी मापनी पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु के आकार को प्रतिबिंब की मापनी के प्रतिलोम द्वारा इसकी लंबाई को गुना करके मापा जा सकता है। प्रतिबिंबों में बहुत से विवरणों को उनके आकार से पहचाना जा सकता है। अधिकतर मामलों में किसी लक्ष्य की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार तथा क्षेत्र उनकी पहचान में महत्वपूर्ण कारक होता है। अतः अध्ययनकर्ता अपने ज्ञान के आधार पर इन विवरणों की पहचान कर सकता है जो आप चित्र के माध्यम से इसको देख पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है आकृति शेप। वायु फोटो चित्र अथवा इमेजरी की व्याख्या में आकृति से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण से बहुत से लक्षणों को तर्कसंगत पहचान केवल उनकी आकृति के द्वारा ही की जा सकती है। प्राय धरातल पर प्राकृतिक लक्षणों की आकृति अनियमित होती है और मानव निर्मित लक्षणों की आकृति नियमित होती है। उदाहरण के लिए नदियां हैं, नाले हैं, झीलें हैं, वन है, पर्वत है, पठार है तथा तट रेखाएं हैं। ये सब प्राकृतिक लक्षणों की आकृतियां होती हैं जो अनियमित होती हैं, जबकि सड़क है, रेल मार्ग है, नगर है, भवन है, खेत है या खेल के मैदान है, ये सब जो आकृतियां हैं वो नियमित आकार की होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं। इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे युद्ध की स्थिति में बंकर हैं, बैरकों हैं, युद्ध सामग्रियां हैं, वाहनों तथा जवानों को अनियमित रूप दे दिया जाता है जिसे कैमोफ्लेक्स कहा जाता है, ताकि वायुयान में बैठे हुए शत्रु को सैनिक ठिकानों का पता न चल सके। कुछ वस्तुओं की आकृति इतनी अलग होती है कि हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन है, संसद भवन है, बस स्टैंड है इत्यादि। इस प्रकार के जो रेलवे लाइन है एक सड़क में आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि रेखिक आकृतियां जो है उनमें अचानक परिवर्तन नहीं पाया जाता है। इसलिए जब ये दो चित्र आप देख रहे हैं ये दोनों एक नियमित प्रकार का है और एक अनियमित प्रकार का है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है परछाई, शैडो। परछाई किसी स्थिति से हम ये पता लगा सकते हैं कि संबंधित विवरण सामान्य धरातल से ऊंचा है अथवा नीचा। यदि परछाई विवरण के बाहर है तो विवरण ऊंचा होता है। इसके विपरीत यदि परछाई विवरण के अंदर है तो यह विवरण नीचा होता है। परछाई की सहायता से वस्तु की ऊंचाई का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम वायु फोटो पर अंकित किसी एक वस्तु की ऊंचाई का पता हो तो हम उस वस्तु की परछाई की लंबाई के आधार पर अन्य वस्तुओं की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि वायु फोटो लेने के समय तथा संबंध क्षेत्र के अक्षांशीय विस्तार का पता हो तो विभिन्न वस्तुओं की परछाई देखकर फोटो चित्र में दिशाएं ज्ञात की जा सकती हैं। सामान्यतः व्याख्या की दृष्टि से लंबी परछाई वाले फोटो चित्र अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे फोटो चित्रों में वस्तु की आकृति तथा उनकी ऊंचाई ज्ञात करने में बड़ी आसानी होती है। परंतु मानचित्रों के निर्माण के लिए लघु परछाई वाले फोटो चित्र अधिक उपयोगी माने जाते हैं। कभी कभी घनी छाया वाले क्षेत्रों में बहुत से विवरण छिप जाते हैं। जो ये चित्र दिया गया है ये विवरण से आप पता लगता है जो आप इसको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 पर है रंग, कलर। वायु फोटो चित्रों की पहचान तथा व्याख्या के लिए रंग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उदाहरण के लिए वनस्पति प्रकार और प्रजातियों की व्याख्या तथा पहचान आसानी से इंफ्रारेड और फाल्स कलर कंपोजिट से फोटो चित्रों के माध्यम से की जा सकती है। इसी प्रकार जल तथा खनिज संसाधनों की अधिक जानकारी तापीय अवरक्त फोटो चित्रों से की जा सकती है। जो ये दोनों चित्र दिखाए गए हैं वो इस बात से क्लियर करते हैं जो आप इनको भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है टेबल।
टेबल में फर्स्ट कॉलम में दिया गया है ऑब्जेक्ट्स और सेकंड में दिया गया है नॉर्मल कलर और थर्ड में दिया गया है कलर इंफ्रारेड। यदि हम पहली लाइन से लेते हैं स्नो का जो नॉर्मल जो कलर होता है वो वाइट होता है और कलर इंफ्रारेड भी उसका वाइट होता है। और सेकंड इसमें क्लाउड्स, इसका कलर नॉर्मल कलर भी वाइट होता है और इंफ्रारेड कलर भी इसका वाइट ही होता है। और स्काई का नॉर्मल जो कलर होता है वो ब्लू होता है और कलर इंफ्रारेड इसका वो भी ब्लू होता है। बाकी सब आप इसको देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5 पर आभा टोन। विभिन्न धरातलीय लक्षण अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा उत्सर्जित या परिवर्तित करते हैं। यही उत्सर्जित तथा परिवर्तित प्रकाश की मात्रा फोटो चित्र पर गहरे रंग की अनेक आभाएं दर्शाती हैं। चित्र में अलग अलग प्रकार की आभाएं अंकित होती हैं जिनसे बहुत से धरातलीय लक्षणों में एक दूसरे से भेद स्थापित किया जा सकता है। आभाओं के गहरेपन का अंतर विवरणों की पहचान में बहुत सहायक होता है। उदाहरण के लिए वायु फोटो चित्रों पर स्वच्छ जल गहरा, गुस्सर या काला दिखाई देता है, जबकि गंदला और मटमैला जल हल्का भूरा दिखाई देता है। धरातल पर सड़क काली दिखाई देती है, परंतु फोटो चित्रों में उसकी जो आभा है वो हल्की होती है। इसी कारण यह है कि सड़क का चिकना तल प्रकाश को अधिक मात्रा में परावर्तित करता है। फोटो चित्रों पर कृषि फसलों की आभा की गहनता फसलों के प्रकार, लंबाई तथा उनके पकने के समय पर इत्यादि पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है प्रतिरूप नंबर 6 पर पैटर्न। कुछ वस्तुएं प्रतिरूप से पहचानी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए नियोजित रिहायशी क्षेत्रों में घरों के प्रतिरूप एवं आकारों का अध्ययन कर किसी अन्य शहरी क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। इसी प्रकार फलों के बाग बगीचों में रोपण कृषि में पौधों को आपसी दूरी में एक रूपता से भिन्न प्रतिरूप बनता है। इन्हीं चित्रों के ध्यानपूर्वक अध्ययन से विभिन्न प्रकार के अपतंत्र एवं बस्तियों को पहचाना जा सकता है, जो चित्रों में आप देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट है गठन नंबर 7 पर टेक्सचर। वायु फोटो चित्रों में चमक अथवा आभा में मिलने वाले अंतरों के प्रतिरूप को गठन कहा जाता है। किसी वस्तु की आभा उसके गठन से संबंधित होती है। यह गठन कई प्रकार का होता है, एक समान, चिकना, लहरदार, चितकबरा, रेखीय तथा धारीदार इत्यादि। ये गठन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। लक्ष्यों की पहचान तथा से संबंध में गठन एकमात्र मानदंड है जो किसी बिंबों की व्याख्या में प्रयोग किया जाता है। इनके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे जुते हुए खेत का गठन धारीदार, झाड़ियों का गठन महीन चितकबरा तथा वनों का गठन मोटा चितकबरा होता है, जो दोनों चित्रों में दिखाई दे रहा है। नंबर 8 पर पॉइंट नंबर है लोकेशन स्थिति। धरातलीय आकृतियों की विभिन्न लक्षणों में किसी लक्ष्य की स्थिति के आधार पर पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए कुछ वृक्ष प्रजातियां अन्य प्रजातियों की तुलना में कुछ विशेष धरातलीय स्थिति में पाई जाती हैं। इसी प्रकार अनेक मानवीय अथवा सांस्कृतिक लक्षणों की व्याख्या उनकी स्थिति को देखकर ही की जा सकती है, जो दोनों चित्रों से स्पष्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 9 का विभेदन रिजोल्यूशन। विभेदन का उच्च स्तर वायु फोटो की व्याख्या में अहम भूमिका निभाता है। विभेदन रिमोट सेंसिंग प्रणाली के अनेक पक्षों पर निर्भर करता है। इसमें इसकी आकृति, इसका खाक्या, उत्तमता तथा पर्याप्त आंकड़ों का प्रकरण आदि विशेष होता है। कुछ आकृतियां छोटी होने के बावजूद भी स्पष्ट विभेदन युक्त होती है, जो चित्र में आप देख पा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है एसोसिएशन। एसोसिएशन का जो अभिप्राय होता है वस्तुओं की भौगोलिक अथवा प्राकृतिक स्थिति एवं उनके परिस्थान में क्या संबंध है। उदाहरण के लिए जहां एक विश्वविद्यालय अथवा एक बड़ी शिक्षण संस्थाएं होंगी, वहां पर आवासीय क्षेत्र भी होंगे। वे स्कूलों और महाविद्यालयों के साथ खेल के मैदान भी पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र किसी मुख्य मार्ग के किनारे या शहर के भारी क्षेत्रों में स्थित होंगे। पर्वतीय क्षेत्र, वनों व नदियों और झीलों में भी एसोसिएशन तालमेल पाया जाता है। ये चित्र से आप
देख पा रहे हैं और समझ रहे भी हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।